ऑफलाइन में तो थे ही नहीं, कितने जमाने बाद आए हो तुम? तो पहली बार आए हो। हाँ कुत्ते के क्लास। तो क्या बताइए, बताओ फिर। तब तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास नहीं है, स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लास होगा। फर्स्ट यूनिट शुरुआत वाला, शुरुआत मार्केटिंग और मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग और मार्केट रिसर्च जो है ना, सिर्फ समझना है। और आप जो पढ़ रहे हो पेपर्स में क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना। तो रिसर्च जिस मेथड को फॉलो करके आप कर रहे हो या फिर जिस प्रोसेस से कर रहे हो, वो पूरा का पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी शुरू होता है इस यूनिट से। मैंने बताया था। अब ऑनलाइन, कुछ तो ऑनलाइन थे, कुछ का तो ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब बेकार ही था। एक क्लास सिंसियरिटी के साथ की हो तो एक क्लास ऐसा कुछ की हो कि जिसका कुछ वर्ड कुछ टर्म याद हो, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट फिर भी बताइए, याद भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इसकी लास्ट क्लास में इसको रिमूव किया। कुछ भी याद नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर रिसर्च प्रोसेस जो होगा, जो ग्राउंड वर्क शुरू करते हैं या फिर जो वो लोग फील्ड वर्क शुरू करते हैं, वो हम लोग इसी चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, इसके पहले बहुत सारा चैप्टर्स लिखा होगा, दिख रहा है ये 8 नंबर चैप्टर। बट इसके पहले जो भी होता है सब कुछ प्लानिंग फेज में होता है। जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो फील्ड वर्क कहा जाए, वो फील्ड वर्क सैम्पलिंग होता है। और इस सैम्पलिंग में हम लोग एग्जैक्टली सैम्पलिंग कर नहीं रहे हैं, सैम्पलिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं कि अगर हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे तो किस प्रोसेस से करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, जो एस्टिमेट आएगा, वो कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है, हो सकता है उन सब में से कोई भी कुछ भी याद ना हो सकता है कुछ याद भी हो। आज मैं मुझे क्वेश्चन पूछना था तुम लोगों से, सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल्स बताओ। लास्ट क्लास में सोनल बताए थे ना, पूछ रहे थे ना, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल चाहिए मुझे लास्ट क्लास में नहीं थे। हाँ तुमने सोनल चलो बताओ फिर। सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल पूछ रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल जो लास्ट क्लास में ये होमवर्क था। दो टाइप्स है, प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल चूज किया जाता है, सबको प्रोपोर्शनली सेव किया जाता है। और डिस्प्रोपोर्शनेट में अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, दूसरे में 20 है, तो दोनों में से अगर 2 सैंपल चूज करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, एग्जांपल हुआ तो समझ में आया, आ गया। ठीक है, यही बात बता दूं तुम हमको एक और एग्जांपल ले, बस एक एग्जांपल के थ्रू बताओ। हाँ दोनों का बता दो। कंपनी का एक कैटलॉग, ठीक है, ये तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया ना आकृति। एक कैटलॉग मींस एक कैटलॉग है और उसमें से रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा, अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग डिवाइडेड है और उसमें से अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो, तब वो सर्टिफाइड होगा। और मैंने पूछा क्या, सर्टिफाइड का 2 एग्जांपल बचा हुआ है, ये बताइए कुछ और, तुम बता कुछ और। हाँ।
एक बात बताइए, हमें एवरेज लाइफ ऑफ ए बल्ब पता करना है, ठीक है। कोई भी कंपनी का बल्ब उठा लो, जो समझ में आता है, कोई एक कंपनी का 10, 20, 50 बल्ब उठा लो। अब मुझे ये बताओ उस बल्ब का एवरेज लाइफ कितना होगा, ये तुम कैसे पता करके बताओ। सबको जला के कब तक जलेगा? और सबको जला के देखोगे तो वो कंपनी कितना बल्ब बना रही है, सबको तुम जला के सिर्फ चेक ही करोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर कंपनी बेचेगा किसको? होता है आपको पूरे बल्ब का, कोई भी मान लो एक बल्ब कोई भी कंपनी का ले लेते हैं, उस बल्ब का बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, आपको चेक करना है एवरेज लाइफ ऑफ दिस बल्ब इज, हो सकता है ऐसा, इसीलिए हम दो लेंगे तो दो कम से कम दो लिया जाता है। मैंने ये भी बताया था, जब सैंपल्स की बात करते हो मिनिमम 2 सैंपल्स लोगे, उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है, लेकिन 2 के बेसिस पे सिर्फ 1 के बेसिस पे डिस्प्ले नहीं ले सकते ना, बहुत सारा बल्ब हम ले सकते हैं। तो बहुत सारा बल्ब का कोई एक कंपनी, कोई एक मान लो बहुत सारा अलग अलग टाइम में अलग अलग रेंज का बनाया जाता है, तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम का आप ले लीजिए, इतना बल्ब है, सपोज 1000 बल्ब बना एक लॉट में, ठीक है। उसका हमें टेस्ट करना है कि इसका एवरेज लाइफ क्या है, या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही होगी, उसको बनाने वक्त कंपनी हो सकता है, या फिर मान लो इनिशियल स्टेज पे ही बनाई है, अब उसका एवरेज लाइफ क्या है ये पता करना है। अब उसको पता करने के लिए क्या करोगे, 2, 4, 10 बल्ब लो, 20 लो, उसको जलाकर देख सकते हैं हम, जलाकर देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकली करेंगे। और वो जो टाइम लगेगा वो पूरा का पूरा हमको चेक करना पड़ेगा, मतलब दिन रात आप जला के रखो 24 घंटे, फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या इफेक्ट है उसका, कैसे, तो इसको टेस्ट करने के लिए लंबा टाइम लगने वाला है। अगर मान लो किसी को मेडिसिन दे रहे हो, क्या इसको टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? कम समय में हो जाएगा, 1 महीने के लिए सफिशिएंट है वो स्टडी करने के लिए। कभी कभी लॉन्ग टर्म भी देखना है इफेक्ट, तो हम लॉन्ग टर्म रख सकते हैं उसको, 6 महीने साल भर भी रख सकते हैं, कुछ और टर्म जिसको और शॉर्ट में टाइम में किया जा सकता है। और वो जो बल्ब आप जो चेक कर रहे हैं, चलो वही एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करें, तो आप उसमें से कौन से बल्ब का सिलेक्शन करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? 1000 बल्ब का लॉट रखा हुआ है, कोई 10 बल्ब लो, चेक करो, ले सकते हो। रैंडमली पूरा लॉट रखा है, उसमें से भी रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये जो तरीका हुआ बल्ब लेने का, सेलेक्ट करने का, वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। That means you are choosing randomly any of the bulb, and the probability of selection of each and every bulb is 1/1000। हो सकते हैं ये आपका रैंडम सिलेक्शन होता है, और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ये कब होगा? जब पूरा का पूरा बल्ब एक ही लॉट में बनाया गया है, एक जैसा है, मतलब सारा बल्ब होमोजीनियस है, होमोजीनियस एक जैसा, किसी का लाइफ ज्यादा हो, किसी का कम हो, या फिर किसी ने अलग पैरामीटर क्राइटेरिया यूज करके बनाया हो, किसी को किसी और ने बनाया, किसी को थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिकेशन मिला हो, कुछ ऐसा हो सकता है ना, जिसका लाइफ मटेरियल कुछ डिफरेंट यूज किया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। तब आपने अगर रैंडमली सेलेक्ट किया, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और ये पता नहीं हम कितनी बार बता चुके हैं, फिर आज बता रहे हैं। दूसरा है जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगा, मतलब अलग अलग बल्ब का अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग लॉट में बन रहा है, अलग अलग टाइम स्पैन में बन रहा है, तब आप उसको कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेटा डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग मटेरियल जिससे इस्तेमाल हो रहा है वो अलग अलग क्राइटेरिया, जैसे एक ही कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है ना, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, बहुत तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल, सबका प्राइस डिफरेंट होता है, ऐसा होता है। जैसे मान लो वीआईपी बैग ही वो ट्रॉली बैग बना रही है, तो उसमें अलग अलग लेवल का बनता है, रेंज अलग अलग होता है, प्राइस भी सबका अलग अलग है। अब सबका अगर एवरेज लाइफ
यहाँ पे एवरेज लाइफ चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है जब आप लॉन्ग टर्म जो चीज चलने वाली है उसका इस्तेमाल करो तो, लेकिन अगर आपको एवरेज चेक करना है लाइफ का तो फिर क्या करोगे, सबका मटेरियल अलग अलग है तो कुछ उस सैंपल का टेस्ट करोगे, कुछ इस सैंपल का टेस्ट करोगे, अलग अलग लॉट से अलग अलग सेक्शन लोगे। इसी को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। और यहाँ स्ट्रेटिफाइंग फैक्टर क्या होता है, अलग अलग मटेरियल्स जो है वो स्ट्रेटिफाइंग फैक्टर है। इसका मैंने एग्जांपल बताया था कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अगर आपको टोटल ओपिनियन ओवरऑल जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करोगे, उसमें से ओवरऑल किसी वन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आते हैं तो सर्टिफाइंग रैंडम सैम्पलिंग में हमेशा होगा एक सर्टिफाइंग फैक्टर होगा जिसकी वजह से तुम सर्टिफिकेशन कर रहे हो। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर अलग अलग मटेरियल से बना है तो मटेरियल इज द सर्टिफाइंग फैक्टर, ठीक है। डिपार्टमेंट अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एवरेज मार्क्स कितना आया है ओवरऑल तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आया होगा, तो ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है वो पता करो, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो सकता है, या फिर अगर इसी में दो पार्ट और डिवाइड किया था जिसका प्रोपोर्शनेट और डिस्प्रोपोर्शनेट केस बताया आकृति ने, उसमें क्या होता है, अगर स्टूडेंट्स की बात करो तो एक क्लास में ऐसा हो सकता है 2000 स्टूडेंट हो, 2000 ज्यादा हो जाएगा, मान लो 200 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, नहीं डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट में 3 क्लासेस होगा, कुछ और भी टर्म है, सब कुछ हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एक क्लास में आपको दिखा होगा 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं और एक क्लास में मान लो 2 स्टूडेंट्स हो, 20 स्टूडेंट्स हो, इनफैक्ट कभी कभी 3 ही स्टूडेंट हो, ये भी हो सकता है, सबके सब रैंक होल्डर हो सकता है ना, 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका रैंक आ गया। अब क्या हो रहा है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिफरेंट है, डिपार्टमेंट डिफरेंट है। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट में अगर सब डिपार्टमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए तो फिर आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, एक में 200 स्टूडेंट है, एक में 3 स्टूडेंट है, ये मान के चलो। अब उसमें से सिलेक्शन करना है तो क्या कर सकते हो, कैसे सेलेक्ट करोगे, सब में से 3 को कर रहे हो तो एक जब जिस क्लास में 3 स्टूडेंट है उसमें तो सबके सब सिलेक्शन हो जाएगा, सब रैंक होल्डर है, वही वाली बात होगी। और बाकी क्लासेस में जैसे मैं मान लीजिए 50-60 स्टूडेंट है, उसमें कुछ कंपटीशन होगा, टॉप 3 जिसमें 200 स्टूडेंट्स है उसमें भी कंपटीशन है, मतलब कहीं ना कहीं उसको इक्वल ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेट साइज होगा। क्यों, फर्स्ट से आप पूरा का पूरा 3 लॉट ले रहे हैं, सेकंड से कुछ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है तो 3/60 हो जाएगा, ठीक है, वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होगा हर स्टूडेंट का। 200 में से आपको 3 का सिलेक्शन करना है तो 3/200। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा। तो ये जब सिलेक्शन का तरीका होता है, जब आपने फिक्स नंबर डिसाइड कर दिया, 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट और ईच एंड एवरी क्लास, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा, ठीक है। अगर वही ये किया जाए कि उसको पॉपुलेशन से कन्वर्ट कर दो, मतलब पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर साइज ऑफ सैंपल इंक्रीज कर दिया जाए, जैसे जिस क्लास में 3 स्टूडेंट्स है उसमें से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिस क्लास में 60 स्टूडेंट है मान लीजिए उसमें से 3 का सिलेक्शन कर लें, जिस क्लास में मान लीजिए आपके पास क्या 200 स्टूडेंट्स है उसके रेशियो में हम सिलेक्शन कर लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके पॉपुलेशन का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा ऑल द सिलेक्टेड लॉट में, होगा ना। तो यहाँ पे आपको डिसाइड पहले करना पड़ता है आपको कितने साइज का सैंपल्स सेलेक्ट करना है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट सेगमेंट्स में कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो भी था उसमें से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, सेकंड डिपार्टमेंट से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है, थर्ड से कितनों का करना है, फोर्थ से कितनों का करना है, जो भी ऐसा करते रहो। यही आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का 2 पार्ट है, जो कि प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग और डिस्प्रपोर्शनेट सैंपलिंग या फिर जो भी बोलते हो, ठीक है, इसी टर्म बोला जाता है। बट स्ट्रेटिफाइड में ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होगा तभी आप स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे इसका बहुत और ब्रॉडर लेवल पे एग्जांपल मैंने बताया था,
जैसे किसी प्रोडक्ट का सेल मान लो पटना के मार्केट में देखना है, ठीक है। अब पटना का डिफरेंट डिफरेंट एरिया, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफाइंग फैक्टर हो सकता है ना। तो आप यहाँ पे एरिया वाइज डिवाइड करेंगे, उसमें कितनों का सिलेक्शन हो रहा है, उस एरिया में कितना मार्केट है, उसका क्या पॉपुलेशन है मार्केट का, मतलब कितने लोग वहां से परचेज करते हैं सामान, वो भी होता है कहीं ना कहीं। अब इन सबको जाके लिखोगे तो फिर उसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करो। अब जो भी उसके बेसिस पे एस्टिमेशन करोगे, जो भी रिजल्ट लाओगे, जो भी स्टडी कर रहे हो, जो तुम ऑब्जर्व करोगे डेटा से, वो तुम्हारा कंक्लूजन बताएगा, और उसके बेसिस पे तुम फ्यूचर रेफरेंस पे कोई डिसीजन ले सकते हो। उसके बेसिस फ्यूचर डिफरेंस जो भी डिसीजन होगा वो ले सकते हैं, या फिर उसको स्टडी पर्पस के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उसका यूज बाद में किया जा सकता है किसी और भी रिसर्च को करने के लिए जो आपका हेल्प करने वाला है दिस और दैट। और यही करने के लिए पूरा का पूरा रिसर्च किया जाता है। और रिसर्च में मैंने ये भी बताया था सैंपल्स जरूरी क्यों है, वही कंप्लीट पॉपुलेशन चूंकि हम स्टडी कर नहीं सकते, हमें सैंपल्स लेना पड़ेगा, और सैंपल्स लेना पड़ेगा तो बहुत वाइजली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सैंपल्स ले रहे हो तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप ऐसे भी नहीं ले रहे हो, और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप कलेक्ट कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, वो भी अगर वाइजली नहीं कलेक्ट करते हैं तो फिर उन सारे इंफॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं रह सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही डिस्क्रिप्शन पूरा आपका था इसमें। क्या है सैम्पलिंग, इसके कुछ सैम्पलिंग का कुछ प्रोसेसेस था। पॉपुलेशन क्या है, जैसे मान लो इनकम लेवल, सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन अ पटना मार्केट, कुछ मान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आप एरिया लेंगे ना, बल्ब अगर कलेक्ट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर लॉट के लिए देख रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हो तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए देख रहे हो, पूरा कॉलेज पूरे इंडिया का पूरे बिहार का तो कलेक्टेड नहीं है, एक पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, मतलब किस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, किस पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, किस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आपको जानना है, आपको ये बताना पड़ेगा। सो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम इज द सेकंड यूनिट, मतलब आप सैम्पलिंग्स जो लेने वाले हैं वो पूरा पॉपुलेशन यूनिट पता है, उससे कुछ सैंपल्स लोगे, ये डिफाइन करना। स्पेसिफाइड सैम्पलिंग यूनिट, कौन कौन सा सैंपल कलेक्ट कर रहे हो ये बताना। सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड वही स्ट्रेटिफाइड, सिंपल और जो भी लोग हैं वो। नेक्स्ट क्या है, सैंपल साइज, सैंपल साइज डिटरमाइन करना, कितना सैंपल्स कलेक्ट करना है, क्योंकि सैंपल साइज कलेक्ट करने में आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके पास कितना पैसा है, कितना टाइम है, कितना मैन पावर है, उन सबके बेसिस पे सैंपल्स कलेक्ट करोगे। सैंपल्स हमारे पास तो अपने आप आ जाएगा नहीं, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, और फील्ड वर्क करने के लिए आपको पर्सन्स भी रिक्वायर्ड है, टाइम भी रिक्वायर्ड है, मनी भी रिक्वायर्ड। सो ये चीज देखना पड़ेगा। स्पेसिफाइड सैम्पलिंग प्लान और सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, लास्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। जब हो गया अब उसके बेसिस पे सारा का सारा फर्दर स्टडी, मतलब ये एक ढंग से कहो तो दिस इज द इनिशियल फेज, लेकिन इन सबको स्टडी करने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ता है वो इन सब के पहले बिल्डअप होता है, जो बताता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, जो आप पहले पढ़े थे, तो पता नहीं दिमाग के किसी कोने में पड़ा होगा, क्या होगा भी या नहीं है, पड़ा हुआ है। तो वही बात है, तो वो हमें बस वो सब कुछ क्या था, मेंटल कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं आप उसके लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ से फील्ड वर्क शुरू हो जाता है। फील्ड वर्क यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अब इन सबका बेसिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग बता चुके हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये भी बताओ क्या था ये सबसे पहले। और नॉन प्रोबेबिलिटी में सारे पॉपुलेशन कंसीडर नहीं सारे को तो ऐसे भी नहीं करेंगे। वर्ड्स है लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है ना बहुत कुछ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जब आप बात कर रहे हो तो आपको ये पता है कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन क्या है। अगर 50 बच्चे में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन ऑफ वन स्टूडेंट इज 1/50, लेकिन अगर तुमको ये पता ही नहीं है कि क्लास में कितने बच्चे हैं तो फिर तो बात ही खत्म, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तुम अपनी बात करोगे सिर्फ और अपनी ही बात करोगे,
हो सकता है ना। जैसे मान लो अगर आपको इनकम लेवल जानना है पटना के हाउस होल्ड, ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, जितने लोग रहते हैं, जितना हाउस होल्ड है, जितना घर है, जो भी है, जिसका इनकम लेवल है, सबका डेटा आप कलेक्ट करो। सबका कर नहीं सकते, कुछ का कर सकते हैं। जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए, आप सब उसमें से 2 4 10 घर के लोगों के पास जाइए, कलेक्ट करिए डेटा, ये कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं, आप अपने घर के आसपास जितना लोग समझ में आ रहा है सिर्फ उनसे पूछिए, उनका ओपिनियन देखिए, उनका इनकम लेवल देखिए, उसके बेसिस पे पूरे पटना के बारे में जजमेंट करते हैं। दोनों ही तरीका हो सकता है, लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक कौन होगा, किया जा सकता है सेकंड वाला ज्यादा रियलिस्टिक होगा। हाँ बोलो अमित। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया, पूरा पटना तो वो पर्टिकुलर एरिया तो नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। तुम जो भी बताओगे वो सिर्फ उस एरिया के बारे में बता रहे हो, उस एरिया के बेसिस पे पूरे पटना को जज कर रहे हो, तो वो सही नहीं है ना। वही है, वो ज्यादा सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं होगा, उसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी किसको बोल रहे हैं, जिसमें आपको पता है क्या सब है, सारा कंडीशन सिनेरियो पता है, अब उसमें से उस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको क्या कलेक्शन करना है, कैसे करना है, क्या मेथड अप्लाई करोगे, क्या उसका बिहेवियर होगा जब जज करोगे, फाइनली तब वो आंसर जो मिल रहा है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर। मतलब ये जो सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ये सब वही, ठीक है। एक टर्म आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। कैसे, देखो क्लस्टर में हम लोग क्या करते हैं वो आपको इसमें पढ़ना नहीं है, बट समझ लो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट को अगर जानना है तो पूरे पटना के बारे में जानना है। पटना को 4 5 एरिया में डिवाइड कर लो, जैसे दानापुर कैंटोनमेंट एरिया चले जाओ, इधर सिटी का एरिया चले जाओ, कंकड़बाग ले लो, ये पाटलिपुत्रा वाला एरिया ले लीजिए, बोर्डिंग रोड का एरिया ले लीजिए, और भी कुछ है बचा, दानापुर का एरिया, और क्या बचा, राजेंद्र नगर का उधर बेली रोड साइड का वो बच गया, ठीक है। अब ये सब हाँ उधर का एरिया बच गया, राजेंद्र नगर और वो सब। अब देखो क्या हो रहा है, सब एरिया के हिसाब से कुछ कुछ सिलेक्शन करोगे, कर सकते हो। कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, वहां क्या किया जा सकता है, कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट करेगा वो जिसमें हर तरह का पॉपुलेशन हो, हायर लेवल, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उससे सब में चले जाओ, मतलब ABCD सारे ग्रेड का जॉब करने वाले लोग, ठीक है। अब वहां से अगर सिलेक्शन करेगा तो हो सकता है वो जो भी रिजल्ट आए वो रियलिस्टिक हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गलत ही होगा और वो रिलायबल नहीं है, लेकिन वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर कैरी नहीं करता, क्योंकि आपने सिर्फ एक क्लस्टर को लिया है, ग्रुप ऑफ पीपल जिसको आप क्लस्टर बोल रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिस पे पूरे पटना को जज कर रहे हो। तो हो सकता है वो रियलिस्टिक हो, उसका रिजल्ट रियलिस्टिक आ जाए, आप उसके बेसिस पे जो भी जजमेंट कर रहे हैं फ्यूचर में पता चले वो करेक्ट था, लेकिन हम उसको शुरू में बहुत इफिशिएंट नहीं मान सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारा टर्म्स है, बहुत सारा वैल्यूज है जो हम उसमें इंक्लूड नहीं किए हुए, लेकिन वो बहुत आसान होगा। आसान कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, तीनों केस में वो अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक क्लस्टर आपने एक एरिया लिया, बस उसी में घूमना है, वहीं से कलेक्ट करना है, 2 4 10 लोग हैं, सब आपस में कंट्रीब्यूट करके वहां काम कर सकते हैं। डिफरेंट एरिया में जाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा आपको कलेक्शन भी करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे केस में आप नॉन प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के बोल सकते हो उसको, क्लस्टर सैम्पलिंग को, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग भी अच्छा है। जैसे मैंने बताया था, एक बोरी में चावल रखा हुआ है, आप एक मुट्ठी चावल लेके देख रहे हैं, तो वो क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एग्जांपल है, जिसमें आपने एक क्लस्टर देखा, एक हैंडफुल आप पेन लेके चेक कर रहे हो कैसा है क्या है, उसके बेसिस पे वो पूरा जजमेंट हो रहा है। अगर उसमें प्रोबेबिलिस्टिक इंक्लूड कर दो तो उसके डिफरेंट पार्टिसिपेशन को, मतलब उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, फिर अलग अलग सेक्शन से उसका सैंपल्स कलेक्ट करो, फिर निकाल लो, तो वो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आप क्लस्टर ले रहे हैं तो फिर वो नॉन प्रोबेबिलिटी के पार्ट में आ जाता है।
ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता क्या है, द चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इज इक्वल, बट नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्लस्टर आ गया और बाकी सारा निगलेक्ट हो चुका है, ये सबको चांस इक्वल नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना भी हमारा एक काम है, अनबायस्ड रिजल्ट होने के लिए, अनबायस्ड होने के लिए। किसी एक को ज्यादा चांस मिल जाए, दूसरे को बिल्कुल भी ना मिले, तो वो अनबायस्ड तो होगा नहीं, बायस्ड रिजल्ट देगा, तो हम ज्यादा उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सारा कहानी समझ में आ गया? हाँ बोलो। अच्छा, इसमें एक था इक्वल प्रोबेबिलिटी और वेरिंग प्रोबेबिलिटी, ये भी बताया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। तो सब क्लास की हो, पता नहीं कहाँ। हाँ पहले बता देते थे, हम रिमूव करके बस काम खत्म कर देते, फिर काउंट में ही कहीं नहीं आता, फिर काउंट में बेकार का मैं एक टेंशन बना दी अटेंडेंस देने का, रहती ही नहीं। हाँ ठीक है, दे देंगे तुमको हम आगे, हम आज देते। और इसका ये क्वेश्चन बताते हुए समझ में आया था कुछ? बताओ तब उसके बाद ही ना। नहीं, जब अच्छा से नहीं करना है तो करते ही क्यों? तुम क्यों किए हो, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ? जब अच्छे से क्लास नहीं करते हो तो फिर क्लास करके क्या फायदा? सुनते हैं तो कुछ इफेक्ट आता है। हाँ तो मतलब वर्ड पता होना चाहिए। चलो इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या है, वर्ड बता दो। बता दो बस वर्ड का बता दो। नहीं एक मिनट, एग्जाम में लिखोगे जब तुम बोलोगे तब। बोलो बोलो, लिख लोगे। हम इस बात पे विश्वास करें कैसे, हम तो ये नहीं कर रहे। हाँ कौन था वो याद है? एक दिन 1 घंटे में पढ़ के पूरा किताब दिमाग में लगा लेने वाला कौन सा? हाँ रामानुज। तकनीक रामानुज। एक दिन में एक किताब खत्म, तो 2 दिन बोलते हैं ज्यादा ही। ठीक है तो बताओ ना क्या है, इतना कैजुअल कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ तो किसी को हाँ बताओ ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी जो बताओ मैं बस उसको डिफाइन करूँ। इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी सजेशन देना पड़ेगा। हाँ टर्म से डिफाइन होगा, इसलिए हम तुमसे बोलो। तो एस्पेक्ट क्यों लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट और 2 ही क्यों लिया जाएगा? तीन में इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है तुम अपना करके देखो, देखते हैं क्या कहा। बोलो 3 इसमें कहाँ सर्टिफाइड में नहीं है, हम लोग सिंपल रैंडम सैंपल की बात कर रहे हैं। हाँ इक्वल वैरिंग प्रोबेबिलिटी हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग में बताए थे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में बताओ। और है ना और तो रिस्ट्रिक्शन हो गया।
बताओ ना। इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या है? बस क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ तो अब बताओ इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम बताओ। नहीं तुम बताओ इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या है? जल्दी क्या है? इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी पढ़े थे। हाँ बोलो। पॉसिबिलिटी होती है ना वही। हाँ प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है। पदार्थ में पांच बच्चे हैं। पांच ही है। पूछेंगे कल हम यही नहीं पूछेंगे, 2000 क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ कल पढ़ेंगे। हाँ